नमस्कार स्टूडेंट्स आज अपने एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि बीएड के अंदर अधिगम जो आपकी बुक है उसमें से है। और ये टॉपिक न केवल बीएड के लिए महत्वपूर्ण है। एक यूनिट थी अपनी अधिगम नाम से, और उसके अंदर सेकंड यूनिट में ये टॉपिक आता है ज़्यादातर, अधिगम के वक्र। तो उसको आज अपने अध्ययन करना है। और ये केवल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न केवल ये बीएड के लिए उपयोगी है, बल्कि आप चाहे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दोगे, चाहे कल को थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दोगे, उसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ही आसान टॉपिक है। और मैंने इस टॉपिक को आपको दो तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि अधिगम के वक्र होते क्या हैं। नाम अपने को ज़रूर ऐसा लग रहा है कि वक्र नाम जो है वो ये कैसा है, तो अपने पूर्णतः इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। आप लोग थोड़ा धैर्य से वीडियो को सुनना। अगर एक बार आपके समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दो बार सुनोगे तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि आपके ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आएगा। और हर साल बीएड के अंदर भी इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है अधिगम के वक्र में से, और जो कंपटीशन होता है उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने बीच बीच में चर्चा भी करेंगे कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और साथ में इस टॉपिक को समझेंगे भी। तो आप सभी के साथ में और शुभकामनाओं के साथ अपने इस टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो चलो इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं, अधिगम के वक्र। तो हेडिंग आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। अपना टॉपिक रहेगा अधिगम के वक्र। और अधिगम के वक्र को समझने से पहले हम, जैसा कि मैंने हर बार कहता हूँ कि हमें शब्द की जो नाम दिया हुआ है टॉपिक का, उसको समझना ज़रूरी है। तो अधिगम तो आप जानते ही हो कि व्यवहार के अंदर जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं, जो हम सीखते हैं। और वक्र शब्द का मतलब क्या है? वक्र देखिए, ये शब्द जो रेखा गणित के अंदर, या यूँ कह लो कि गणित के अंदर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मेनली रेखा गणित के अंदर। आपने देखा होगा कई बार जैसे दो इकाइयाँ हैं, उनको दर्शाने के लिए अपने ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के अंदर एक लाइन ऊपर की तरफ, और जीरो से मान लो एक लाइन ऊपर की तरफ, और एक लाइन जो है नीचे की तरफ, यानी कि लेटी हुई लाइन खींचते हैं अपनी। एक लाइन अपने खड़ी पाई की तरह कह लो हिंदी में, और एक लेटी हुई लाइन कह लो। तो जीरो से हम बीच में से मानकर ऐसे जैसे कोण बनाते हैं, मान लीजिए अपने, तो इस प्रकार से हम एक बनाते हैं ग्राफ के ऊपर। तो ये जो हम बनाते हैं किसी दो इकाइयों को दर्शाने के लिए, जैसे मान लो आप एक तरफ समय को दर्शाओ और एक तरफ उस समय में होने वाले कार्य को दर्शाओ, तो आप क्या करोगे? नीचे वाली जो लाइन होगी उस पर आप क्या लिख लोगे? समय लिख लोगे कि 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, इस प्रकार से। और जो खड़ी हुई लाइन होगी उस पर आप क्या लिख लोगे? वर्क लिख लोगे, काम लिख लोगे। भी जैसे परसेंटेज में लिखना है 5% हुआ, 10% हुआ, या फिर आपने वैसे लिखना है इकाई मान ली कि 10 काम हो गए, 20 काम हो गए, इस प्रकार से, या 1 2 3 4 ऐसे इस प्रकार से हम काम को नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, हम उसको एक ग्राफ के माध्यम से दर्शा लेंगे। तो इस प्रकार से जब कोई भी दो इकाइयों को हम ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। सिंपली शब्दों में तो हम यही कहेंगे। अब अपने इनकी परिभाषाओं की बात करते हैं वक्र की। सबसे पहले जो परिभाषा है स्किनर की परिभाषा है। स्किनर की परिभाषाएं मनोविज्ञान के अंदर बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आप याद रखना कि यदि आपको कोई परिभाषा में किसी विद्वान का नाम याद न आए, तो आप ये लिखना कि किसी विद्वान के, किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार। तो आप स्किनर की परिभाषाएं हालांकि आसान होती हैं और आप याद भी कर सकते हो। तो परिभाषा देखो क्या दी है कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गांकित कागज़ पर विवरण है। तो देखिए, जो हमने अभी बात की थी कि हम कागज़ के ऊपर दो जो लाइनें हैं, एक पड़ी हुई लाइन और एक सीधी खड़ी हुई लाइन बना लेते हैं, वर्गांकित यानी वर्ग के समान। जैसे वर्ग होता है आपने देखा होगा, उसके समान हम क्या बना लेते हैं? दो लाइन बना लेते हैं। तो वो जो दो लाइन बनाई हुई होती है हमारी, तो वो हमारे अधिगम के लिए जब हम बनाएंगे तो अधिगम के वक्र को दर्शाएगी। कि मान लीजिए कागज़ पर आपने दो लाइन बनाई है, एक तरफ समय लिखा और एक तरफ आपने लिख लिया कि 1 घंटे में कितना अधिगम किया, फिर दूसरे घंटे में कितना अधिगम किया। तो इस प्रकार से हम उसको दर्शाएंगे और डॉट से उसको दर्शाते हुए एक रेखा बनाएंगे, तो वो हमारा पता लग जाएगा कि अधिगम जो हमारा किस प्रकार से हुआ है।
यानी अधिगम हमने बढ़ते हुए क्रम में किया है या फिर घटते हुए क्रम में किया है। इस प्रकार से वो जो कागज़ के ऊपर वर्गांकित कागज़ पर हम विवरण देंगे, उन्नति का भी हो सकता है, अधिगम कम भी हो सकता है, किसी घंटे में अधिगम ज़्यादा भी हो सकता है, अधिगम एक जैसा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है अधिगम। तो जैसा होगा हम उसको दर्शाएंगे तो वो अधिगम वक्र कहलाएगा। तो स्किनर की परिभाषा यही है। तो स्किनर के लिए आप क्या याद रखोगे कि स्किन में कभी उन्नति आती है, कभी स्किन निखर जाती है और कभी अवनति यानी उसमें कमी आती है। तो अगर उन्नति और अवनति वाला शब्द आए आपको कंपटीशन में, अगर ये परिभाषा पूछी जाए इस प्रकार से उन्नति और अवनति, तो स्किनर, स्किन से जोड़ लेना, स्किनर कहता है कि उन्नति और अवनति होती है इस प्रकार से। दूसरी परिभाषा है अलेक्जेंडर के अनुसार अधिगम वक्र की परिभाषा। वो क्या कह रहे हैं? अलेक्जेंडर कहते हैं जब आंकड़ों को वर्गांकित कागज़ पर अंकित किया जाता है तो वक्र बन जाता है। तो अलेक्जेंडर ने क्या कहा आंकड़ों को? तो थोड़ा सा देखिए, जेंडर में क्या आ रहा है, जिस प्रकार से बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ, वैसे आंकड़ों में भी क्या लगा हुआ है, बिंदी लगती है। तो थोड़ा सा जोड़ लेना कि अलेक्जेंडर ने कहा कि जब आंकड़ों को किसी वर्गांकित कागज़ पर अंकित किया जाता है तो वक्र बन जाता है। तो परिभाषा बिल्कुल वैसी ही है जैसे स्किनर की है, लेकिन थोड़ा जोड़ने के लिए हम क्या याद रखें कि अधिगम के लिए अलेक्जेंडर ने क्या कहा है, आंकड़ों की बात की है। तो अगर किसी परिभाषा के अंदर आंकड़ों को लेकर परिभाषा आए तो वो परिभाषा अधिगम के वक्र से जुड़ी हुई हो तो वो अलेक्जेंडर की परिभाषा है। जेंडर में भी देखिए ऊपर अनुस्वार लगा और आंकड़ों में भी लगा, तो मेन शब्द आंकड़े हैं इसके अंदर, उसको आप देखकर याद रख लेना। आंकड़े जैसे मैंने अभी बताया ना, जैसे 1 घंटे के अंदर आपने 10 काम किए या 1 काम किया या 5% किया, तो ये आंकड़े हैं। और उधर से जो समय हम दे रहे हैं वो भी क्या है, आंकड़े हैं। तो आंकड़ों को दर्शाना, तो अधिगम किस प्रकार से कितने आंकड़ों तक किया है उसको हम वर्गीकृत कागज़ पर दर्शाएंगे तो वो अधिगम वक्र बन जाएगा हमारा। तीसरी परिभाषा गेट्स की है। गेट्स क्या कहते हैं? अधिगम के वक्र की परिभाषा क्या कहते हैं? अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। तो गति और प्रगति, देखिए जो गेट्स थे, ठीक है, गेट्स का मतलब क्या होता है, गेट मतलब प्राप्त करना। जब हम किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाती है, गति आ जाती है, हमारे अंदर प्रगति आ जाती है। तो गेट्स को गेट से जोड़ लेना, तो गति और प्रगति, ये शब्द याद रख लेना। गति और प्रगति हमारी कब होती है, जब हम कुछ गेट कर लेते हैं, जब हम कुछ गेट यानी प्राप्त कर लेते हैं। तो गेट्स की परिभाषा ऐसी है। तो अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से, जब हम अधिगम करते हैं, सीखने की जो क्रिया उससे होने वाली जो गति होती है और प्रगति होती है, उसको व्यक्त करने के लिए जो दर्शाया जाता है किसी कागज़ के ऊपर, वर्गांकित कागज़ पर अपने बनाते हैं, वो अधिगम का वक्र कहलाता है। तो ये थी हमारी परिभाषाएं। उम्मीद है आपके समझ में आई होंगी। आप नोट डाउन कर लेना इसको अपने रजिस्टर में। और आपको पहले ही मैंने बता दिया, बीएड में भी इम्पोर्टेंट है और आपके आगे जो एग्ज़ाम कोई 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या 3rd ग्रेड दोगे उसमें भी बहुत उपयोगी है। अब अपने आगे देखते हैं क्या है, अधिगम वक्र की विशेषताएं हैं। तो अधिगम वक्र की जो विशेषताएं हैं उसको अपने को समझना है। तो विशेषताओं में क्या होगा अधिगम वक्र की विशेषताओं के अंदर, तो विशेषताएं समझेंगे, फिर हम इसके प्रकार हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बातें समझ में आएगी। लेकिन पहले मैं आपको एक बार इसकी जो विशेषताएं हैं या फिर इसके जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनकी बात करूंगा मैं आपको, ठीक है। तो फिलहाल हम विशेषताओं पर पढ़ते हैं। अधिगम वक्र की विशेषताओं को पहली विशेषता क्या है, स्टर्ट व ऑक्टन के अनुसार क्या बता रहे हैं कि उन्नति की गति एक समान नहीं होती। यानी अधिगम के अंदर जब हम अधिगम करते हैं तो अधिगम हमेशा उसकी गति एक समान नहीं होती। प्रारंभ में उन्नति की गति अंतिम अवस्था की तुलना में अधिक होती है। तो पहली विशेषता ये बता रहे हैं, स्टर्ट व ऑक्टन क्या कहते हैं कि उन्नति की गति यानी अधिगम की गति एक समान नहीं होती है और प्रारंभ में उन्नति की गति क्या, अंतिम गति की अवस्था में क्या होती है, उसकी तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो हमने बाल अवस्था वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी ये बात आई थी कि शुरू में जो है बालक वो बहुत ज़्यादा अधिगम तीव्र गति से करता है। तो यही बात स्टर्ट एंड ऑक्टन ने कही है। तो स्टर्ट एंड ऑक्टन ने तुलना की है, किसके अंदर तुलना की है कि गति है जो उन्नति की गति है जो प्रारंभ और अंतिम अवस्था, तो तुलना की है, दो ही है स्टर्ट एंड ऑक्टन और दो में ही तुलना की है, प्रारंभ और अंत में, याद रख लेना। तो ये कहते हैं कि प्रारंभ में और अंत में एक जैसी जो गति नहीं होती अधिगम की, बल्कि उसमें परिवर्तन होता है। दूसरा क्या है, गेट्स महोदय क्या कहते हैं, प्रारंभ में उन्नति की गति तीव्र होती है परंतु यह सार्वभौमिक नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। गति इन्होंने भी वैसे कहा है कि प्रारंभ में, गेट्स महोदय ने कहा है कि हम प्रारंभ में गति हमारी क्या होती है, तीव्र होती है। यानी जब शुरू में हम कुछ प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर खुशी होती है, तो उन्नति होती है।
तो गति क्या होगी, तीव्र होगी। परंतु यह सार्वभौमिक नहीं है। सार्वभौमिक का मतलब है कि ये सब लोगों में नहीं होता ऐसा कि हम ये कहें कि सभी में ही प्रारंभ में ही सीखने की गति तीव्र होती है। कैसे कि मान लो कोई बच्चा ही ऐसा है जिसकी प्रारंभ में पूर्णतः बुद्धि विकसित नहीं हुई है, या जिसको पूर्णतः प्रारंभ में पोषण नहीं मिला है, अच्छा भोजन नहीं मिला है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या वो उतनी तीव्र गति से अधिगम कर पाएगा, उतनी तीव्र गति से उन्नति कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इन्होंने गेट्स ने ये कहा कि ये सार्वभौमिक नहीं है, मतलब हर किसी में ऐसा होना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सामान्य बालक है तो उसके अंदर प्रारंभ में हम अधिगम की गति क्या देखते हैं, तीव्र ही देखते हैं। या वैसे भी हम किसी टॉपिक को यदि हम अध्ययन करने लगते हैं तो प्रारंभ में उन्नति जो होती है, उन्नति के अधिगम की गति जो होती है वो तीव्र होती है। अब देखिए स्किनर क्या कहते हैं। स्किनर ने क्या बताया है, स्किनर सीखने की वक्र की विशेषता बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि सीखने में उतार चढ़ाव आता है, परंतु सीखने की प्रगति एक निश्चित दिशा में होती है। बहुत अच्छी बात कही है स्किनर ने। स्किनर कहते हैं कि जैसे मैंने बताया ना, स्किनर तो क्या करते हैं, उन्नति और अवनति दोनों ही बातें करते हैं। स्किन में उन्नति भी होती है, कभी निखर जाती है, कभी नहीं निखरती है। तो ऐसे ही इन्होंने अपनी जो विशेषताएं बताया कि सीखने में उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी तो सीखना ज़्यादा होता है और कभी सीखना क्या होता है, कम होता है। परंतु इन्होंने कहा सीखने की प्रगति एक निश्चित दिशा में होती है, लेकिन उसकी दिशा निश्चित होती है कि अगर कहीं सीखने में थोड़ी गति कम होने लगी तो उसी दिशा में कम होती रहेगी, फिर एकदम से वो अगर ऊपर उठने लगी तो उसी दिशा में ऊपर उठती रहेगी। तो ये बात किसने कही है, स्किनर ने कही है। अब देखिए अगला जो है, थोड़ा सा ऊपर जो है मैं शोर हो रहा होगा आपको, तो उसके लिए खेद है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। अगला है अधिगम, जो वक्र होता है या अधिगम होता है उसके उतार चढ़ाव के कारण क्या है, उसको अपने समझना है। तो अधिगम के वक्र के उतार चढ़ाव के कारण क्या हैं, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिससे अधिगम जो वक्र है प्रभावित होता है। तो सबसे पहला जो कारण है उसके अंदर बताया गया है उत्तेजना। उत्तेजना क्या होती है, देखिए जब व्यक्ति उत्तेजित होता है तो तीव्र गति से सीखता है और नतोदर वक्र बन जाता है। देखिए अब आपने जब प्रकार पढ़ेंगे ना तो उसमें ये आएगा अभी वक्र के टाइप कौन से हैं। एक सरल रेखीय वक्र होता है, एक उन्तोदर होता है, एक उन्तोदर होता है, एक मिश्रित होता है। तो अलग अलग 4 प्रकार के टाइप हैं जो अपने आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो उत्तेजना, कि व्यक्ति जब उत्तेजित होता है तो तीव्र गति से सीखता है और जो उन्तोदर वक्र बन जाता है। तो जब हम तीव्र गति से सीखेंगे तो वक्र कैसा बनेगा, वक्र ऊपर की तरफ उठेगा ना। तो जब वक्र ऊपर की तरफ उठेगा तो इसका मतलब हम तीव्र गति से सीख रहे हैं। तो उत्तेजना प्रभावित करती है किसको, हमारे अधिगम को, कि जब हम अधिक उत्तेजित होते हैं कुछ सीखने के लिए तो उस समय जो सीखने की गति क्या होती है वो तेज़ होती है। उत्तेजना के कारण क्या होती है, तेज़ होती है। तो हमारा अधिगम क्या ऊपर की तरफ होता जाता है, बढ़ता जाता है। दूसरा देखिए क्या प्रभावित करेगा, अगर देखिए उत्तेजना कम होगी तो हमारे सीखने में रुचि होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। तो उस समय क्या बनेगा, उस समय जो वक्र बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा, ठीक है, जिसकी जो रेखा बनेगी वो नीचे की ओर डाउन होती चली जाएगी। थकान, तो थकान दूसरा है कारक जो कि अधिगम के वक्र को प्रभावित करता हुआ दर्शाता है। थकान कैसे, जब व्यक्ति या कोई बच्चा थका हुआ होता है तो सीखने की गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। उत्तेजना में क्या होती है, सीखने की गति तीव्र होती है, और थकान में सीखने की गति क्या होती है, मंद होती है। याद रखना, कब तेज होती है, उत्तेजना में, कब कम होती है, थकान में। तो सीखने की गति मंद कब होती है, जब थकान होगी। कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, देखा होगा आपने कि हम कभी किसी बच्चे से कोई काम करवाते हैं तो वो क्या करता है, शुरू में उत्तेजना होती है कि मेरे को देखो काम दिया है। हम किसी बच्चे को कहते हैं वो सामान उठा के ला, वो उत्तेजित होकर जल्दी से उस काम को करेगा। लेकिन हम उसको बार बार कोई काम करवाते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, वो काम करना धीरे धीरे क्या कर देगा, बंद कर देगा। ऐसे किसी बच्चे को पढ़ाना शुरू करो आप, शुरू में तो वो कहेगा हाँ मैं पढ़ता हूँ सीखता हूँ, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसके काम करने की गति क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसा किसी व्यक्ति के साथ भी होता है कि यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो प्रारंभ में तो उसके अंदर ऊर्जा है, ठीक है, तो वो उत्तेजना के साथ उस काम को करता है। लेकिन जैसे जैसे उसको थकान आती जाती है वैसे वैसे उसकी सीखने की गति भी क्या होती जाती है, मंद या कम होती जाती है। और तब वक्र कैसा बनेगा, देखिए अगर सीखने की गति तीव्र है तो वक्र जो है उन्नति वाला बनेगा, उन्तोदर। और यदि थकान ज़्यादा होगी तब उन्नति वाला नहीं बनेगा, ठीक है। और वक्र उन्तोदर बनता है उस समय देखिए ऊपर की तरफ से नीचे की ओर वक्र बनेगा जब थकान होगी, और जब उत्तेजना होगी तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना,
कि आप सोचो कि उन्नतोदर का मतलब उन्नति होता है, तो उन्नति से थकान के कारण हम कहाँ आएंगे, नीचे की ओर, अवनति की ओर आएंगे। और जब उत्तेजना होगी तो नतोदर यानी नीचे से ऊपर की ओर, उन्नतोदर की ओर यानी ऊपर की ओर, उन्नति की ओर हम जाएंगे, उन्नति की ओर जाएंगे, नहीं कि अवनति की ओर। तो ये दोनों थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। प्रश्न बन सकता है ऐसा कि जब कोई व्यक्ति थका हुआ है तो किस प्रकार का वक्र बनेगा, तो उस समय जो वक्र बनेगा नीचे की ओर वाला बनेगा। वैसे तो उसका नाम क्या होता है, नतोदर, लेकिन रेखा को अगर अपने समझें तो उन्नति से नीचे की ओर, अवनति की ओर आती है। उसको ऋणात्मक वक्र भी इन्होंने नाम दिया। देखो नाम अपने आगे बढ़ेंगे प्रकार में, तो उन्होंने इसको ऋणात्मक वक्र भी कहा है। ऋणात्मक का मतलब क्या है, माइनस होगा, थकान के कारण हमारी सीखने की जो गति है वो कम होगी, तो सीखना हमारा क्या होगा, माइनस होगा, यानी कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ऋणात्मक होगा। फिर देखिए कौन सा कारक प्रभावित करता है, प्रोत्साहन प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। जब प्रोत्साहन प्रभावित करेगा तो वक्र भी उसी अनुसार ही बनेगा। जब व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है तो सीखने की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, और नतोदर या धनात्मक वक्र बनता है। तो उस समय जो वक्र जो बनेगा उस समय धनात्मक वक्र बनेगा प्रोत्साहन के कारण। हालांकि जब प्रोत्साहन मिलता है तो सीखने की गति तेज होती है, और जब वो अधिगम होगा, तेज गति होने की वजह से वो अच्छा अधिगम होगा, यानी कि उसमें प्रगति होगी, वो ऊपर की ओर दर्शाता हुआ बनेगा, नीचे से नतोदर से धनात्मक की ओर जाएगा। अब इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। आपको भी कभी ऐसा हुआ होगा या आपने देखा होगा कि जब कभी आप किसी कक्षा को पास करने के करीब होते हैं, एग्ज़ाम देने के, तो आपके मम्मी पापा ने, भाई बहन ने, बड़ों ने कहा होगा कि यदि तू इस बार इतने % मार्क्स लाता है, यदि तू इस बार फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, तो तेरे को ये चीज़ दिलवाएंगे। तो वो क्या है, जो चीज़ दिलवानी, वो आपके लिए प्रोत्साहन है, वो आपके लिए प्रेरणा का कार्य कर रहा है। तो उस प्रोत्साहन की वजह से, उस प्रेरणा की वजह से, या फिर आपने कोई काम किया, आपको कह दिया बहुत बढ़िया, तो आप में तब भी प्रोत्साहन आ जाता है। तो उसकी वजह से आप क्या करते हो, बहुत जल्दी सीखने का प्रयास करते हो। आपकी सीखने की गति में क्या आ जाती है, तेज़ी आ जाती है। और जब तेज़ी आ जाएगी तो हमारा अधिगम कैसा होगा, हमारा अधिगम धनात्मक वक्र वाला बनेगा, यानी कि उसमें प्लस होगा, न कि माइनस होगा। तो प्रोत्साहन भी क्या करता है, अधिगम के वक्रों को प्रभावित करता है। इसके बाद देखिए अगला कारण क्या है, जो जो अधिगम को, वक्र को उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी होता है, कारण बनता है संतुलन। इस अवस्था में वक्र एक समान बनता है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम सीखने में संतुलन बना कर रखते हैं, कि हम जब भी सीखने लगते हैं तो एक जैसा ही सीखते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, 1 घंटे के अंदर वो एक चैप्टर पढ़ता है, एक अध्याय याद करता है, फिर वो नेक्स्ट घंटे में भी एक ही अध्याय याद करता है, फिर वो अगर 4 घंटे पढ़ा है तो 4 घंटे में 4 अध्याय याद करता है। तो इसका मतलब उसके अधिगम के अंदर क्या है, संतुलन है। वो एक समान समय में एक समान सीख रहा है, यानी 1 घंटे में एक कर रहा है, 2 घंटे में 5 नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 5 नहीं कर रहा है, 2 घंटे में 2 ही कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अधिगम में क्या है, संतुलन है। तो इस समय जो वक्र बनेगा वो सरल रेखीय वक्र बनेगा, क्योंकि उसने संतुलन बनाकर अधिगम जारी कर रखा है, और हर टाइम वो उसी प्रकार से संतुलन के साथ अधिगम कर रहा है। तो इस प्रकार संतुलन भी क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर मान लो बाई द वे कोई 1 घंटे में 1, 2 घंटे में 2, और तीसरे घंटे में उसका संतुलन बिगड़ जाता है किसी कारणवश, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, उसको भूख लगी हो सकती है, उसके अंदर कोई और चीज़, थकान का प्रभाव हो सकता है, या कोई और कारण हो सकता है, तो उस समय क्या हो जाएगा, उसका संतुलन बिगड़ेगा। और जब संतुलन बिगड़ेगा तो उस समय अधिगम के वक्र पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी अधिगम के पर भी उसका प्रभाव हम देखेंगे। या तो उस समय अधिगम, संभावना तो ये है कि थकान है तो अधिगम नीचे की तरफ आएगा, लेकिन अगर मान लो उसको कुछ ज़्यादा अच्छा मिल गया उस समय, 2 घंटे पढ़ने के बाद उसके अंदर और एनर्जी विकसित होगी, और प्रोत्साहन मिल गया, तो वो और ज़्यादा ऊपर उठ सकता है। हो सकता है तीसरे घंटे में वो एक साथ ही 2 अध्याय याद कर ले, ठीक है। और अगर मान लो उस पर थकान का प्रभाव पड़ गया तो हो सकता है कि वो जहाँ एक अध्याय याद कर रहा था 1 घंटे में, उससे आधा भी न हो। तो ऐसा होता है संतुलन। जब संतुलन है तो वक्र भी सही ढंग से चलता रहता है, समान चलता है, समान गति से, सरल रेखा में। इसके बाद जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है अभ्यास। देखिए अभ्यास जो होता है वो भी क्या करता है, अभ्यास से भी सीखने की गति बढ़ती जाती है और वक्र भी बढ़ता जाता है। एक अध्याय को आपने एक बार पढ़ा, पहली बार पढ़ा तो आपको 1 घंटा लगा, दूसरी बार पढ़ा तो आपको 50 मिनट लगे, तीसरी बार पढ़ा तो 40 मिनट लगे। क्यों? क्योंकि आप बार बार उसको सीखने के लिए क्या कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो उस पाठ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बार अधिक अभ्यास हम करेंगे उतनी बार हमारी सीखने की गति क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा ही होता है ना, लिखने बैठते हैं हम,
अगर मान लो कोई किसी का लिखने का जो है टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बच्चा बार बार अभ्यास करता है लिखने का, ठीक है, तो बार बार अभ्यास करने के बाद उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो ऐसा हम अभी एग्ज़ाम के समय भी करते हैं ना, जब एग्ज़ाम आते हैं हम कहते हैं चलो लिख के देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर स्पीड चाहिए हमें, 5-5 पृष्ठों में उत्तर देना है, समय थोड़ा कम होता है, तो हम उस समय किसका अभ्यास करते हैं, हम लिखने का अभ्यास करते हैं, ताकि हमारी किसकी गति बढ़ जाए, लिखने की गति बढ़ जाए। ऐसे ही सीखने की गति बढ़ती है, जब हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हमारी सीखने की गति क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति है एक चैप्टर को 10 बार पढ़ता है, तो उसकी सीखने की गति, और एक व्यक्ति एक पाठ को 2 बार 3 बार ही पढ़ता है, दोनों की सीखने की गति में क्या आएगा, अंतर देखा जाएगा उस पाठ को लेकर। तो इस प्रकार से ये कारक भी जो है अधिगम के वक्र के उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी बनता है। तो ये हो गए अपने जो कारक थे जो अधिगम के वक्र को प्रभावित करते हैं। इसके बाद अधिगम के वक्र को प्रभावित करने वाले अन्य कारक जो होते हैं, सीखने अधिगम के वक्र के वो कारक जो उनको प्रभावित करेंगे, और कौन से हैं। पहला है पूर्वानुभव। देखिए किसी के पास यदि पहले का अनुभव है, पहले हम कुछ सीखे हुए हैं किसी के बारे में, तो वो जरूर अधिगम को प्रभावित करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं ना अधिगम का स्थानांतरण, कि किसी व्यक्ति ने यदि साइकिल चलाना सीखा हुआ है तो उस पूर्व अनुभव को वो मोटरसाइकिल चलाने में भी इस्तेमाल करता है, उसके अधिगम में भी वो उसको इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब पूर्व अनुभव क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर किसी ने पहले स्कूल में पढ़ाया हुआ है तो वो यदि कॉलेज में पढ़ाएगा तो स्कूल में पढ़ाया हुआ उसको कहीं ना कहीं वो लाभ जरूर दिलवाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार पूर्व अनुभव जो होते हैं वो बिल्कुल अधिगम को या सीखने के वक्र को प्रभावित करेंगे। इसके बाद दूसरा है अभ्यास, जो अभी हमने पढ़ा था। अभ्यास जैसा कि मैंने बता दिया कि बार बार करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। तो ये आपने सुना होगा। सिल यानी वो पत्थर होता है, कुआं, जब हम कुएं से बाल्टी से पानी खींचते हैं तो एक रस्सी से खींचते हैं, पहले पुराने ज़माने में होता था, आजकल तो कौन खींचता है, आजकल तो टूटियाँ लगी हुई है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा टूटी को इधर उधर घुमाया, पानी ले लिया, बस। कुएं पर कौन जाता है, कोई नहीं जाता है। तो पहले क्या होता था, वो कुएं से पानी खींचते थे तो वो रस्सी जो थी दीवार के साथ, पत्थर के साथ, ईंटों के साथ जब खींचते तो उसके साथ सरक के आती थी। इसके कारण वो सिल पर, पत्थर पर निशान पड़ जाते थे। क्यों? क्योंकि वो बार बार ऊपर नीचे होने की वजह से। ऐसे ही बार बार अभ्यास करने से भी अधिगम या सीखने का जो होता है वक्र वो प्रभावित होता है। तीसरी बात है सरल से कठिन की ओर। तीसरी बात ये बताई है कि अधिगम के वक्र को प्रभावित करने वाले कारकों में सरल से कठिन की ओर। जब कोई भी अधिगम हम सरल से कठिन की ओर करते हैं तो वो अधिगम क्या होता है, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ता है, अच्छा होता है। लेकिन जब कोई अधिगम हम कठिन से सरल की ओर करना चाहें तो वो अधिगम का वक्र जो होता है वो नकारात्मक टाइप का बनेगा, वो बिल्कुल उसको प्रभावित करेगा। तो सूत्र है ये सरल से कठिन की ओर, जो कि अपनाया जाता है अधिगम के लिए, कि पहले हमें क्या करना चाहिए, सरल जो है उसको करना चाहिए और फिर कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। तो ऐसा ही होता है, ज़्यादातर शिक्षण जब भी अध्यापक करवाता है उसको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उसका अधिगम सरल से कठिन की ओर वाला होना चाहिए। इसके बाद क्या आएगा, कौशल। देखिए कौशल जो है सब में समान नहीं होता है, या यूँ कहें कि सब में नहीं हो सकता है। कौशल किसी किसी में होता है। आपने देखा होगा, कई अध्यापकों से आप पढ़े होंगे कि सब एक जैसा नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कौशल का फ़र्क है। कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो केवल और केवल किताब का जो ज्ञान है जैसा उसमें लिखा है वो देकर ही अपना इतिश्री कर लेते हैं, यानी कि समझ लेते हैं कि हाँ मेरा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन कुछ अध्यापक ऐसे भी होते हैं जो कि पढ़ाने के साथ साथ निजी जीवन के, जो सामाजिक जीवन के उदाहरण है वो देते हैं, साथ में जोड़ते हैं, उनको बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं बीच में। तो वो क्यों कर पा रहे हैं, कौशल के कारण पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार आपने देखा होगा, साइंस के अध्यापक को देखा होगा कि अगर वो अच्छी तरीके से डायग्राम बनाना जानता है, पेन उसको कोई भी प्रयोग है उसको समझाना जानता है, तो वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी या वाइट बोर्ड के ऊपर भी उस डायग्राम को बनाता है, अपने कौशल का प्रदर्शन करता है, उसको समझाता है, और बच्चे उसको बहुत अच्छे ढंग से समझते भी हैं, रुचि भी लेते हैं। तो कौशल का क्या प्रभाव है अधिगम के अंदर, कि कौशल भी अधिगम को प्रभावित करता है। अगर आप में कौशल है तो आप किसी भी नीरस से नीरस जो विषय सामग्री है उसको भी आप रुचिकर बना सकते हो, बच्चों को उससे जोड़ सकते हो। अध्यापक कभी ये नहीं कह सकता कि हाँ नहीं है, आपके समझ में नहीं आता, मैं नहीं समझाता। अध्यापक यदि ऐसा कहता है तो कमी बच्चों की नहीं है बल्कि अध्यापक की है। इसीलिए कौशल जो होता है उसके अंदर होना चाहिए। जैसा आपने भी स्किल सीखे थे,
जो माइक्रो टीचिंग के अंदर आपको सिखाए थे वो आपके कौशल ही थे। उन कौशलों में पारंगत होना ज़रूरी है। यदि आप उन कौशलों का इस्तेमाल करते हो तो आपका अधिगम भी क्या होगा, प्रभावी होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है उत्साह। देखिए उत्साह भी एक ऐसा जो अधिगम का कारक है जो प्रभावित करता है कि मान लो हम क्लास में गए हैं और हमारे अंदर उत्साह ही नहीं है पढ़ाने का, ठीक है, पहले से ही हम नीरस हैं तो क्लास तो पहले से ही नीरस हो जाएगी। आप में उत्साह नहीं है पढ़ाने का तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो अधिगम के लिए ज़रूरी होता है कि आप में उत्साह होना चाहिए। आप जब पढ़ाने जाओ तो आपके अंदर एनर्जी झलकनी चाहिए। बच्चे आपको देखकर सीखते हैं, बच्चे आपका अनुसरण करते हैं, तो आपको भी उनको उसी उत्साह के साथ वहाँ पर अधिगम करवाना चाहिए। तो उत्साह से जब हम कक्षा को टैकल करते हैं, कक्षा को पढ़ाते हैं, तो बच्चे बिल्कुल आपके साथ जुड़ेंगे। हो ही नहीं सकता कि बच्चे आपके साथ न जुड़ें। लेकिन अगर आप गए ही कक्षा में ऐसे हो कि आपका मन ही नहीं है पढ़ाने का पहले से, तो बच्चे भी क्या पढ़ेंगे, नीरसता ही आएगी उसमें। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे स्किल हैं, कौशल हैं, उनको अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ये उत्साह नाम जो कारक है इसको यदि आप दर्शाते हो तो अधिगम जो है आपका वो बिल्कुल प्रभावी होगा। चलिए अब अपने चलते हैं अधिगम वक्र को स्किनर की परिभाषा के द्वारा। अब मैं आपको पहले एक बार समझा चुका हूँ छोटे तौर पर। अभी अपने कुछ और तरीके से भी समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको जो कक्षाएँ दे रहा हूँ उसके अंदर ऐसे टॉपिक लेकर आऊँ जो न केवल आपके कंपटीशन के काम आए बल्कि आपके बीएड के काम भी आए और आपके जीवन में भी काम आएंगे। ऐसी बातें भी मेरा प्रयास है कि मैं आपको बताऊँ, और उम्मीद है कि आप सब लोग जो मेरे वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे और शेयर कर रहे हैं तो इससे दूसरों का फ़ायदा भी हो रहा है। आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि दूसरों का फ़ायदा हो रहा है, और आपको ये करना चाहिए। मानव होने के नाते आपको ये सब करना है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियोस आप देख रहे हो, लगभग मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे वीडियो को शेयर भी करते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपका कोई सुझाव भी हो तो वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। जितने संसाधन मेरे पास हैं, जैसा भी मेरे से बन पा रहा है मैं आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि घर पर रहूँ खाली और कुछ ना करूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं ज्ञान जितना मेरे पास है मैं वो बच्चों को उपलब्ध कराऊँ, उससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो अधिगम वक्र यानी लर्निंग कर्व बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। स्किनर की फिर से परिभाषा है। स्किनर ने जैसी बात की, अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में, अब थोड़े अलग प्रकार से परिभाषा है देखना, किसी दी हुई क्रिया में व्यक्ति की उन्नति का वर्गांकित कागज पर प्रदर्शन है। वर्गांकित कागज का मतलब क्या होता है, वर्ग जैसा कागज, यानी वर्ग जब हम बनाते हैं ना कागज के ऊपर। अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में व्यक्ति की उन्नति का, दी हुई क्रिया का मतलब क्या है कि आपने किसी बच्चे को कहा बेटा ये 5 घंटे का काम है और ये काम तेरे को 5 घंटे में करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके काम के करने की क्रिया को नापने के लिए प्रत्येक घंटे का, आधे घंटे का, जैसा भी उचित समय पैमाना लेंगे हम उसके अनुसार उसको नापेंगे उसकी क्रिया को। तब हमें पता चलेगा कि उसने कहाँ उन्नति की, कहाँ उन्नति नहीं की, कहाँ नीचे आया, कहाँ काम उसने ज़्यादा किया या एक जैसा ही किया। तो उसको हम कागज़ पर दर्शाएंगे ना, तो वो क्या बन जाएगा, उसका लर्निंग कर्व बन जाएगा, अधिगम वक्र बन जाएगा कि इस बच्चे ने इस घंटे में इतना सीखा, इतना इस घंटे में, इस घंटे में। तो इसे ही अधिगम वक्र कहते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा ये बात। इसके बाद देखिए अधिगम वक्र के प्रकार, ये टॉपिक है जो अधिगम वक्र के प्रकार, ये मैंने आपको अभी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, एक फिर दोबारा समझाऊंगा आपको, लेकिन पहले यहाँ देखिए। पहला अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय, जैसा कि आप शब्द जानते हो, सरल रेखा, एक ही सीध में जब रेखा जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं, जिसके अंदर ना तो उतार आए ना ही चढ़ाव आए, ना कहीं वो नीचे आए ना कहीं वो ज़्यादा ऊपर जाए। एक ही सीधी रेखा में जब रेखा चलती है तो उसको हम बोलते हैं सरल रेखीय। तो सरल रेखीय वक्र में क्या होता है, यानी इंग्लिश में नाम देख लीजिए, इसका नाम है स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, स्ट्रेट मतलब सीधी, स्ट्रेट क्या होती है, सीधी, स्ट्रेट लाइन कर्व। तो ये क्या होता है सरल रेखीय वक्र, यह वक्र सामान्य रूप से बहुत कम या न के बराबर देखने को मिलता है। यानी ऐसा कोई भी बच्चा या व्यक्ति नहीं मिलता जो अधिगम एक ही सीधी रेखा में करता है। बहुत कम चांस है, रेयर चांस है कि कोई भी अधिगम हर समय एक जैसा करेगा। आप बताओ कि आप अधिगम हर समय एक जैसा करते हो, नहीं करते। मैं करता हूँ, नहीं करता। किसी और से पूछो, नहीं करेगा।
एक आधा केस हो सकता है मिल जाए, लेकिन ये नए के बराबरी ही होता है, एक आधा केस मिलना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम किसी दिन मान लो अधिगम 1 घंटे के अंदर 1 अध्याय पढ़ रहे हैं, किसी दिन 1 घंटे के अंदर आधा पढ़ रहे हैं, किसी दिन 1 घंटे के अंदर 1.5 पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, एक जैसा तो नहीं हुआ ना, उसमें क्या हुआ, अलग अलग हुआ। तो सरलेखीय जो वक्र है वो बहुत कम देखने को मिलता है, यानी ऐसा अधिगम बहुत कम होता है। यह तब बनता है सरलेखीय वाला जब अधिगम बिना रुके लगातार तीव्र गति से बढ़ता जाए। तो जो सरलेखीय वक्र बनेगा ना, उसको आपको मैं आगे पिक्चर दिखाऊंगा, तो उस पिक्चर में देखना कि उसके अंदर वो बिना रुके एक ही रेखा में सीधा बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसके अंदर उतार चढ़ाव नहीं आएगा। कैसे, ये देखिए, पहले वक्र का प्रकार है सरलेखीय। तो देखिए हम पैमाना क्या मान रहे हैं, एक तरफ समय ले रहे हैं, और ऐसे ही लिया जाता है कि अगर आपने समय और अधिगम की मात्रा को नापना है, एक तरफ मैंने मात्रा लिखी है अधिगम की मात्रा, और एक तरफ क्या लिखा हुआ है, लिया गया समय लिखा हुआ है। तो मान लीजिए जो रेखा बनी हुई है, एक ही सीधी रेखा दिख रही होगी सबको, एक ही रेखा है ना, जीरो है जहाँ से ये स्टार्ट हुई है, नीचे से बीच में से, तो वहाँ से जीरो से स्टार्ट हुई, सीधी जा रही है, ना कहीं ऊपर ना कहीं नीचे, बिल्कुल सीधी जा रही है। तो ये जो देखिए रेखा है तीव्र गति से उसी रेखा में ही बढ़ता जाएगा यदि अधिगम, तो हम उसको सरलरेखीय वक्र के अंदर दर्शा सकते हैं। यदि ऐसा होता है, ऐसा बहुत कम होता है, कोई एक ही तरह से अधिगम हर समय नहीं कर सकता है, लेकिन होता है ये टाइप, ठीक है, कि यदि कोई एक ही रेखा में करता है, जैसे मान लो 1 घंटे में किसी ने, ठीक है, 1 घंटे में 1 अध्याय याद किया, दूसरे घंटे में 1 अध्याय फिर याद किया, तीसरे घंटे में 1 अध्याय फिर याद किया, तो उसका जो वक्र बनेगा कैसा बनेगा, घंटे के अनुसार और अध्याय के अनुसार एक एक याद करता जा रहा है ना, तो हम उसको क्या दर्शाएंगे, एक सरल रेखा के अंदर दर्शाएंगे। आई बात समझ में, कि आप यदि मान लो यहाँ पे मान लो कि 1 घंटा बराबर 1 अध्याय, और जो अध्ययन कर रहा है वो भी 1 घंटे में 1 अध्याय, दूसरे घंटे में दूसरा अध्याय, तीसरे घंटे में तीसरा अध्याय, ऐसे करता जा रहा है, तो उसका जो वक्र बनेगा तो कैसा बनेगा, सरल रेखीय वक्र बनेगा। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, नहीं तो हम आगे फिर से समझेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा टाइप, दूसरा है नतोदर वक्र। इसको क्या बोलते हैं, कनकेव कर्व बोलते हैं, कनकेव कर्व बोलते हैं, नतोदर वक्र, ठीक है, नतोदर वक्र है। नतोदर वक्र के अंदर आपके क्या देखते हैं कि यह वक्र तब बनता है जब प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है, धीमी होती है, और बाद में सीखने की गति क्या होती है, तेज हो जाती है, ठीक है। तो नतोदर यानी अवनति से उन्नति की ओर जाता है, ठीक है। नत प्लस उदर संधि भी है, कौन सी संधि है बताएंगे जरा, सोचो, ए के साथ ओ जुड़ रहा है ना, तो ए के साथ ओ जुड़कर ओ बन रहा है, तो किस संधि में बनता है, गुण संधि में बनता है, ए ओ और अर, ठीक है। तो गुण संधि भी है इसके अंदर अगर आप देखो तो नतोदर वक्र, यह वक्र तब बनता है जब प्रारंभ में सीखने की गति क्या है, धीमी, और बाद में तीव्र। तो इसमें देखिए प्रारंभ में देखिए मान लो 1 घंटे में उसने शुरू किया तो नीचे की तरफ लाइन है, दूसरे घंटे में फिर बढ़ गई, तीसरे में और बढ़ गई, चौथे में और बढ़ गई, यानी इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है। अब एक ध्यान रखना, इनको मैंने अभी इस तरह से रेखाओं से दर्शाया है, इससे दिखा रहा हूँ, फिर आपको किसी और तरीके से भी दिखाऊंगा, उसको भी आप समझना। बात दोनों की एक होगी, लेकिन दर्शाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मैंने अलग किया है। तीसरे में चलते हैं, उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र क्या होता है, देखिए यह वक्र तब बनता है जब सीखने की गति शुरू में क्या होती है, तीव्र होती है, यानी शुरू में तो क्या है देखिए तीव्र है, लेकिन बाद में नीचे की तरफ आने लगी ना, जिस तरफ समय लिखा है हमने जिस लाइन पर उस तरफ आने लगी ना, तो इसका मतलब बाद में धीरे धीरे क्या हो रही है, गति कम हो रही है, यानी उन्नति से हम अवनति की ओर आ रहे हैं। तो इसमें भी कौन सी संधि है, उन्नत प्लस उधर, कौन सी, वही वाली संधि है, गुण संधि। तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स कर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वेक्स कर्व। यह वक्र तब बनता है जब सीखने की गति शुरू में तो तीव्र होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन्नतोदर वक्र बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला है चौथा टाइप, सीढ़ीदार वक्र। तो 4 टाइप बनाए थे, चौथा टाइप कौन सा है, सीढ़ीदार, जिसको कहते हैं ट्रेस्ड कर्व। सीढ़ीदार वक्र क्या होता है, अच्छा इसके नाम और भी हैं, सर्पीलाकार वक्र भी है इसका नाम, आप देख रहे होंगे इसको, सर्पीलाकार रूप से बना हुआ है, और नाम भी है दूसरे टाइप्स, अपने जब दूसरी तरीके से समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अपने समझो इसको। यह वक्र तब बनता है जब अधिगम की गति क्या होती है, अनियमित रूप से कभी तीव्र और कभी मंद यानी कम होती रहती है, हर समय एक जैसी नहीं रहती, कैसी, सरल रेखीय जैसी नहीं रहती है, बल्कि कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे सांप देखा होगा आपने, ठीक है,
ठीक है, सांप देखा है ना, तो उस सांप में क्या होता है, उसमें कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से वो मतलब सलवटें सी होती है, ऐसे ही सलवटें बनती है कि 1 घंटे में मान लो किसी ने कम सीखा, दूसरे में ज़्यादा सीख लिया, तीसरे में कम सीखा, चौथे में ज़्यादा सीख लिया, पाँचवें में कम सीखा, छठे घंटे में ज़्यादा सीख लिया। तो उसका जो वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा, सर्पीलाकार बनेगा, ठीक है, जिसको अपने सीढ़ीदार वक्र भी कहते हैं, ट्रेस्ड कर्व भी कहते हैं। यानी अनियमित होता है, समान नहीं होता है, ना ही तो केवल उन्नति उन्नति की तरफ चलता है, ना ही अवनति अवनति की तरफ चलता है, ना ही एक रेखा में चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इस प्रकार से चारों प्रकार मैंने आपको समझाए। अब अपने देखिए आपको समझाते हैं एक प्रकार से और अधिगम। सबसे पहले थोड़ा सा आपको समझाते हैं दोबारा से, वापस से पूरा रिवाइज करने का, ये मैंने रिवाइज करने के लिए दोबारा समझाया, स्किनर के अनुसार ही सारी बातें हैं। देखिए अधिगम के वक्र, सबसे पहले अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर बंधन हो, ठीक है, जो बंधन होता है, अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य आपस में जो बंधन होता है उसको रेखांकित करने पर, रेखांकित करना मतलब वही उसको ग्राफ पर अंकित करने पर, ठीक है, वर्गांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम का वक्र कहते हैं। तो ये परिभाषा बहुत ही सरल शब्दों में बनाई गई है। इस परिभाषा को आप जरूर नोट डाउन करना बहुत अच्छे तरीके से है कि अधिगम की मात्रा यानी आपके सीखने की अधिगम की मात्रा और उस सीखने में लगने वाले समय के बीच में जो बंधन बनता है, ठीक है, उसको हम यदि किसी रेखा के द्वारा दर्शाएंगे, कागज़ के ऊपर रेखा के द्वारा दर्शाएंगे, तो जो रेखा वो बनेगी, अधिगम के लिए हमने वो रेखा बनाई है, अधिगम के लिए वो रेखा बनाई है, तो अधिगम के लिए जो रेखा हम बना रहे हैं उसे ही हम अधिगम का क्या कहते हैं, वक्र या कर्व कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक शब्द और आता है पठार, अधिगम के पठार भी शब्द आता है। पठार क्या होता है, जैसे 1 घंटे में एक अध्याय बनाया है तो हमने उसके लिए यदि हमने उन रेखाओं को मिला दिया, एक तरफ समय वाली रेखा उठाई, एक तरफ अध्याय वाली रेखा उठाई और बीच में कहीं जाके वो मिल गई, तो वो जो एक बीच में बनी हुई, बीच में जहाँ मिली है, दोनों रेखाएं मिली है, वो अधिगम का क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। पठार देखे हैं ना आपने कि एक तरफ से उठकर दूसरी तरफ से उठकर बीच में कहीं ना कहीं तो मिलता ही है ना, तो जो मिला वो उस चीज़ को, जिस रेखा को हम देख रहे हैं वो अधिगम का पठार भी कहलाता है और अधिगम का वक्र भी कहलाता है। इसके बाद देखिए अधिगम के वक्र के प्रकार। तो देखिए बीच में मैंने उसके अंदर बीच में हैंड से भी थोड़ा लिखा है ताकि थोड़ा बहुत और आपको समझा सकूं। अधिगम के वक्र के प्रकार के लिए जो पहले परिभाषा थी उसके साथ मैंने बताया है कि मान लीजिए एक विद्यार्थी है, वो 1 घंटे के अंदर 2 अध्याय याद करता है, 1 घंटे के अंदर 2 अध्याय, और एक विद्यार्थी है वो 2 घंटे के अंदर 1 अध्याय याद करता है, तो दोनों के वक्रों में क्या आएगा, अंतर आएगा, बिल्कुल आएगा। एक तो 1 घंटे में ज़्यादा अध्याय पढ़ रहा है और एक घंटे में ज़्यादा समय में कम अध्याय पढ़ रहा है, तो दोनों का अधिगम एक जैसा नहीं हो सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल दिया है मैंने, इधर बताया है आपको कि हम अधिगम के वक्र को बनाते कैसे हैं। कि जैसे मान लो ये 2 लाइनें खींची है, एक तरफ हमने लिख ली अधिगम की मात्रा, खड़ी वाली जो रेखा है वो अधिगम की मात्रा, जो लेटी हुई रेखा है वो क्या है, समय है, यानी कि समय कितना लग रहा है। तो जैसे मान लो ये एक एक जो बनाया है ना, लाइन से लाइन मिलाई है, तो ये 1 घंटे बराबर 1 अध्याय, दूसरे घंटे बराबर दूसरा अध्याय, तीसरे घंटे बराबर तीसरा अध्याय, ऐसे बनाई और फिर उनको मिलाया है। तो जहाँ मिलाया है वो अधिगम के पठार हैं या अधिगम का वक्र हम कह सकते हैं। वक्र तो पूरे का पूरा ही है ये जो बनाया है मैंने, लेकिन पठार हम किसको कहेंगे, जो बीच बीच में हमने ये कोण से बनाए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अधिगम का पठार बोलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला प्रकार है सरल रेखीय अधिगम वक्र। मैंने कहा था जो पहला प्रकार है उसके नाम और भी हैं, तो पहले नामों की चर्चा कर लेते हैं। सरल रेखीय अधिगम वक्र आपने पढ़ लिया, निष्पादन वक्र भी कहते हैं इसे, समान उपलब्धि वक्र भी इसे कहते हैं। देखिए निष्पादन वक्र कैसे होता है, निष्पादन का मतलब होता है समय के अनुसार किसी को निष्पादित करना। तो पैमाना हम मान लेते हैं कि 1 घंटे बराबर 1 अध्याय, या फिर इतने % अधिगम, या फिर इतना जो पेज हमने पढ़े उसको हम मान लेते हैं क्या, समय के अनुसार निष्पादन करना। आपने किसी व्यक्ति को काम दिया कि 1 घंटे के अंदर तेरे को इतना काम करना है, नरेगा में आपने देखा होगा उसके अंदर तय कर देते हैं भी इतना समय है और इतना ये आपका काम है, तो वो उसमें उसको क्या करते हैं, निष्पादन करते हैं, उसका निष्पादन करते हैं। तो सरल रेखीय अधिगम वक्र उसी को निष्पादन वक्र भी कहते हैं और उसी को समान उपलब्धि वक्र भी कहते हैं। समान उपलब्धि का मतलब क्या होता है कि समान रहा,
हर घंटे के अंदर उपलब्धि थी वो क्या थी, समान थी। अगर पहले घंटे में एक अध्याय था तो दूसरे में भी एक ही था, तीसरे में भी एक ही था, तो उपलब्धि कैसी रही, समान। अधिगम की मात्रा कैसी रही, समान। तो एक तरफ आपने अध्याय दर्शाए और दूसरी तरफ आपने क्या दर्शाया, समय दर्शाया। तो अब यहाँ देखिए मैंने समय लिखा है 1 हावर्स, 2 हावर्स, 3 हावर्स, बीच में जीरो रहेगी। जहाँ से जो दोनों रेखाएं बनाई है हमने, एक खड़ी रेखा और एक लेटी हुई रेखा, वहाँ जीरो लिखी। और दूसरी तरफ ऊपर की तरफ हमने क्या लिखा कि 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय। तो ये क्या है, अधिगम की मात्रा है। तो मान लीजिए जैसे पहले घंटे में 1 अध्याय याद किया तो वो क्या बन गया, पहला घंटे के अंदर 1 अध्याय। फिर दूसरे घंटे में दूसरे अध्याय तक पहुंचा तो फिर 1 अध्याय याद किया। फिर तीसरे घंटे में तीसरे अध्याय तक अधिगम किया, तीसरे अध्याय को पढ़ा। तो 3 घंटे में 3 अध्याय, इसी प्रकार 4 घंटे में 4। तो अब इसको हमने डॉट्स के द्वारा लगा के एक रेखा खींची, तो वो रेखा कैसी बन रही है भाई, सीधी बन रही है, समान बन रही है। यानी निष्पादन कैसा हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। और मैंने बताया था कि ये वाला जो अधिगम होता है समान हर समय बहुत ही कम होता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब दूसरे की चर्चा कर लेते हैं, उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र यानी जिसको हम कहते हैं बढ़ता हुआ वक्र, उन्नति करता हुआ वक्र, धनात्मक वक्र या फिर सकारात्मक वक्र। अब इसको देखिए आप, देखो रेखाएं हैं खड़ी हुई और लेटी हुई, वो हर बार ऐसा ही रहेगा। एक तरफ अध्याय होगा या अधिगम की मात्रा होगी, दूसरी तरफ समय होगा। लेकिन हमने वक्रों के प्रकारों को कैसे दर्शाना है ये समझना है। अब देखिए इसके अंदर मान लो पहले घंटे में किसी बालक ने 1 से ऊपर है ना थोड़ी सी लाइन, तो 1.5 अध्याय याद किया। दूसरे घंटे में उसने 1.5 से 2.5 तक पहुंचा, यानी एक ही अध्याय याद किया। तो पहले तो उसकी अधिगम की गति क्या थी, तेज थी, फिर थोड़ी सी क्या हुई, कम हो गई। लेकिन उसके बाद उसकी अधिगम की गति तीसरे घंटे में फिर से क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब क्या हो देख रहे हैं हम, इसके बाद जैसे चौथे में जाएगा और बढ़ जाएगी, 5 में जाएगा और बढ़ जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, वो बढ़ता जा रहा है, उन्नति करता जा रहा है, उन्नति करता जा रहा है। तो वक्र कैसा बनेगा, उन्नतोद्र बनेगा। तो इसमें देखिए मात्रा तो क्या होती है, समय की जो मात्रा है वो तो कम होती है, लेकिन जो मात्रा अधिगम की होती है वो ज़्यादा होती है। जब आप कम समय में अधिगम ज़्यादा करते हो तो उसको हम उन्नतोदर वक्र के अंदर दर्शाएंगे। कब, जब समय कम हो और अधिगम की मात्रा ज़्यादा हो। यानी पहले घंटे में अगर आपने 1.5 अध्याय याद किया तो तीसरे घंटे में जाकर आपने 5 कर लिए, 6 कर लिए, तो इसका मतलब उन्नति करते जा रहे हो। तो उस समय आपको कौन सा वक्र बनाना है, उन्नतोदर वक्र बनाना है, और दर्शाओगे तो उन्नतोदर ही बनेगा। इसके बाद देखिए उन्नतोदर वक्र को बढ़ता हुआ वक्र भी आ सकता है नाम, धनात्मक वक्र भी नाम आ सकता है, सकारात्मक वक्र भी आ सकता है। इसके बाद देखिए नतोदर वक्र। नतोदर वक्र क्या होता है, घटता हुआ वक्र होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऋणात्मक वक्र भी हम कह सकते हैं इसको, नकारात्मक वक्र भी हम इसको कह सकते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर नतोदर, नत मस्तक हो जाना यानी झुक जाना, नत मस्तक, नतोदर नीचे की ओर आना। तो अब इसमें भी वही है कि एक तरफ अधिगम की मात्रा या अध्याय, दूसरी तरफ समय है। इसमें देखिए मान लो दर्शाया जैसे पहले घंटे में हमने आधा अध्याय याद किया, दूसरे घंटे में हमने आधे से लेकर आगे, आधे से लेकर 1 और 2 के बीच में पहुंच गए, यानी 1 अध्याय याद किया। पहले गति थोड़ी सी तीव्र थी, नतोदर में पहले गति क्या होती है, थोड़ी सी तीव्र होती है, फिर क्या होती है, कम होती है। अब देखिए आपने पहले घंटे में तो और दूसरे घंटे में तो एक कर लिया लगभग, लेकिन आप चौथे घंटे को देखिए, चौथे घंटे के अंदर 2 से लेकर 2.5 तक ही पहुंचा, आधा ही याद किया। तो गति क्या होगी, बाद में कम होगी, नीचे की ओर आने लगी। ऐसे ही वो 5वें घंटे में जाएगा तो और कम हो जाएगी, छठे में जाएगा तो और कम हो जाएगी, यानी घटती जाएगी। उसका वक्र नीचे की तरफ आता जाएगा, घटता हुआ वक्र बनेगा, नतोदर बनेगा, वो नतमस्तक होता जाएगा, ऋणात्मक होता जाएगा, नकारात्मक कहेंगे हम। तो इसमें क्या होता है, इसमें अधिगम की मात्रा तो क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम, और समय क्या हो जाता है, होता जाता है अधिक। ठीक है, तो ये होता है नतोदर वक्र। इसके बाद देखिए अगला है मिश्रित वक्र या सर्पिलाकार वक्र। मिश्रित वक्र और सर्पिलाकार वक्र चौथा टाइप है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि इसके अंदर जो वक्र बनेगा वो एक जैसा नहीं होता, कभी तो अधिगम ज़्यादा, कभी कम, कभी समय कम अधिगम ज़्यादा, कभी अधिगम कम और समय ज़्यादा, और कभी अधिगम ज़्यादा और समय कम। इस प्रकार से कभी समय ज़्यादा, कभी अधिगम ज़्यादा,
चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। और इसको हम मिश्रित वक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिगम की गति समान नहीं होती, मिश्र होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। सर्पीलाकार इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे सर्प के अंदर सलवटें होती है, वैसे ही इसका जो कर्व बनता है, वक्र बनता है, या इसको एस टाइप कर्व भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एस टाइप कर्व भी कहते हैं। अब परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, कौन सा ऐसा वक्र है जिसमें एस टाइप कर्व बनता है, तो वो कौन सा वक्र कहलाएगा? सर्पीलाकार वक्र, मिश्रित वक्र कहलाएगा, ठीक है, जिसके अंदर एस टाइप कर्व बनेगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं वो कौन सा वक्र है जिसमें कभी तो अधिगम की गति ऊपर, कभी अधिगम की गति नीचे होती है, तो वो कौन सा वक्र कहलाएगा? वो सर्पीलाकार वक्र कहलाएगा। इसी प्रकार बाकी वाले जो हमने पढ़े उन पर प्रश्न भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। उनमें प्रश्न क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो आपने पहला सरलरेखीय पढ़ा, तो ऐसा कौन सा वक्र है जिसमें अधिगम की गति हमेशा ही समान रहती है? कहने का मतलब जितना समय उतनी ही अधिगम की मात्रा, तो वो कौन सा है? सरलरेखीय वक्र है। ऐसे ये हो सकता है कि वो कौन सा वक्र है जिसमें अधिगम की गति पहले धीमी होती है, फिर धीरे धीरे अधिक होती जाती है, वो कौन सा वक्र कहलाएगा? उन्नतोदर वक्र कहलाएगा, उन्नति वाला वक्र कहलाएगा, जहाँ समय की मात्रा कम होगी, अधिगम की मात्रा ज़्यादा होगी। नतोदर के लिए क्या आ सकता है कि ऐसा कौन सा वक्र है जिसके अंदर प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है लेकिन धीरे धीरे कम होती जाती है, धीरे धीरे ऋणात्मक होती जाती है, तो वो कौन सा होता है? नतोदर वक्र होता है। तो इस प्रकार से कंपटीशन में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था अधिगम के वक्र, मैंने आपको आज कंप्लीट करवाया। उम्मीद है आप सब लोगों के समझ में आया होगा, और सब लोग इस वीडियो को आप स्वयं भी देखना, एक बार दो बार, जब तक आपके समझ में आए तब तक आप इसको देखना, और अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना। कोई सुझाव हो तो मेरे को बताना, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।